आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वाइज रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूंगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूंगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें। अब से तुम मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य हो। बस मुझे ग्रैंड एल्डर कहकर पुकारना। पलक ने दोनों की ओर देखा, उनके नाम पूछे और फिर हर एक को एक जेड स्लिप फेंका। ये जेड स्लिप उस कन्वर्शन टेक्निक को समेटे हुए है जो मैंने बनाई है। इसे अपनाकर अभ्यास करने से तुम अपनी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित कर सकते हो। हर सेक्शन के पास ऐसी तकनीकें होती हैं जो ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदल सकती हैं, लेकिन 4 प्रमुख सेक्शन इन तकनीकों में अधिक दक्ष और उच्च स्तर के होते हैं। धन्यवाद, एल्डर। आरव और उसकी साथी खुशी से झूम उठे और जेड स्लिप को स्वीकार किया। इसे अमर बनने की कुंजी कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं थी। जीनत ने पूछा, एल्डर, ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलने में कितना समय लगेगा? अब वह काफी चिंतित थी। आरव के पास एक भीषण दुश्मन मौजूद था और प्रेजेंट स्थिति कुछ विशेष थी। उसे अपनी कल्टिवेशन जल्द से जल्द सुधारनी थी। भले ही उसे पता था कि उसके पीछे का व्यक्ति एक सेलेस्टियल किंग था, लेकिन किसी भी हालत में वह पीछे हट नहीं सकता था। आमतौर पर एक शिष्य को इसे सीखने में 1 से 10 साल लगते हैं। अगर ये तुम हो तो ये 7 दिन में भी हो सकता है या 3 महीने तक भी लग सकता है। पलक कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। सामान्य शिष्यों के लिए जो इमॉर्टैलिटी तक पहुंच चुके हों, उनकी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलना वास्तव में लंबा समय लेता है। ये कल्टिवेशन की राह में एक जरूरी चरण है। इसलिए प्रमुख सेक्शन अपने उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जीनत जैसी 8 स्टार प्रतिभा वाले व्यक्ति को ये कुशलता जल्दी मिल जानी चाहिए। अगर यह पहले की कीर्ति होती तो 9 स्टार प्रतिभा और भी कम समय में सीख जाती। जब आरव ने सुना कि अमरों की लाइफ स्पैन 1 से 10 साल होती है, तो वह हैरानी से हौंफ उठा। भले ही वह जानता था कि अमरों का जीवनकाल लंबा होता है, साथ ही वह इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपनी कल्टिवेशन स्तर को जल्द से जल्द सुधारना था। एल्डर, अगर मैं ही होता तो ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलने में कितना समय लगता? पलक ने एक पल के लिए झिझक दिखाई, फिर धीरे से आह भरी, चलो रहने दो। ठीक है। आरव थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। ये फॉलो फेट क्या था? इसका मतलब था कि समय उसकी मर्जी का सवाल ही नहीं था। पलक ने बोलना बंद किया, जबकि जीनत ने उसे उत्साहवर्धक नजरों से देखा। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूँ। फ्लाइंग स्वॉर्ड बहुत व्यापक था, और आरव ने पद्मासन लगाकर बैठकर जेड स्लिप में लिखे मंत्रों का स्टडी करना शुरू किया, अपनी ट्रू एसेंस को बदलने की कोशिश में। जीनत भी उसके पास बैठी और जेड स्लिप की तकनीक में अभ्यास करने लगी। कल्टिवेशन को जल्दी और बिना विलंब किए करना चाहिए। ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलना कठिन नहीं था, लेकिन यह एक अत्यंत लंबा और थकाऊ प्रक्रिया थी। ये तकनीक कठिन नहीं थी और आरव ने इसे जल्दी ही सीख लिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशनल स्टेज आया, उसने भौहें तान लीं। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, ट्रू एसेंस का एक अंश भी परिवर्तित नहीं हो पा रहा था। उसे लगा कि उसकी ट्रू एसेंस मानो एक विशाल बर्फ के टुकड़े जैसी थी, जबकि फ्यूजन टेक्निक मानो एक छोटा सा माचिस की तीली। भले ही आग बर्फ को पिघला सकती है, यह निश्चित अनुपात में होना चाहिए। इस समय उसकी समस्या ये थी कि बर्फ बहुत बड़ी थी और ज्वाला बहुत छोटी, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उफ, ये थोड़ी चिंता की बात है। वह वेपर एनर्जी की शक्ति को जानता था। जब वह अपने ट्रिब्यूलेशन के शिखर पर था, उसकी शक्ति लूज इमॉर्टल सत्येंद्र से भी बड़ी थी, और वह वॉइड इमॉर्टल को मार भी सकता था। जो उस समय फायदा था, वही अब इमॉर्टल एसेंस में बदलने की राह में बाधा बन गया था। कारण ये था कि केओस ट्रू एसेंस बहुत शक्तिशाली थी और फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स इसके लिए पर्याप्त नहीं थीं। उसने पूरे 2 घंटे लगातार प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मैं सच में यहाँ एक बेकार इंसान बनने वाला हूँ?
आरव भी कुछ हद तक हतोत्साहित हो गया। इस स्तर पर, चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। उसने अपनी आंखें खोली और जीनत की ओर देखा। उसने देखा कि उस पर एक हल्की, अलौकिक आभा फैल रही थी। हालांकि यह अभी मजबूत नहीं थी, फिर भी उसमें अमर होने की आभा मौजूद थी। ये संकेत था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया बहुत सहज और तेज थी। समस्या कहाँ थी? उसने फिर आंखें बंद की और अपनी प्रेजेंट स्थिति पर विचार करने लगा। स्पिरिट मिरर द्वारा किए गए परीक्षण को याद किया। वह पहले परीक्षणकर्ता की एट्रिब्यूट्स जांचता और फिर टैलेंट देखता। केओस में सभी चीजें शामिल हैं, और व्यक्ति की अपनी केओस ट्रू एनर्जी किसी भी अट्रिब्यूट की ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। इस दृष्टिकोण से यह कोई अट्रिब्यूट नहीं रखती, इसलिए इसे पता नहीं चलना सामान्य था। यह स्पष्ट करता है कि किसी के कल्टिवेशन में एक भी सितारा जलता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बल्कि उसकी ट्रू एसेंस असाधारण थी। सबसे बड़ी समस्या अब यह थी कि केओस ट्रू एसेंस को केओस इमॉर्टल एसेंस में कैसे बदलें। एक बार वो कल्टिवेशन की राह पर चल पड़ा, तो उसे विश्वास था कि केओस टेक्निक भी बेहद शक्तिशाली होगी। उसने लंबा समय सोचा, लेकिन समस्या वही रही, ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक केओस ट्रू एसेंस की विशाल शक्ति के सामने कमजोर थी। अगर कोई ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में नहीं बदल सकता, तो अमर क्षेत्र में कुछ भी संभव नहीं था। संक्षेप में, केओस ट्रू एसेंस का स्तर बहुत ऊंचा था, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का स्तर बहुत कम था, जिससे इसे नियंत्रित करना असंभव था। इस स्थिति को बदलने का एकमात्र विकल्प शायद उच्च स्तर की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ढूंढना था, लेकिन वह इसे कह नहीं सकता था। आप सीधे पलक से नहीं कह सकते, आपकी स्पेल लेवल बहुत कम है, क्या आप मुझे उच्च स्तर की टेक्निक दे सकती हैं? दूसरों की नज़र में वह केवल बेकार था। उसके पास मांग करने का अधिकार नहीं था, और अगर होता भी, तो शायद यह व्यर्थ होता। आखिरकार, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट ने जीनत की 8 स्टार प्रतिभा को महत्व देते हुए यही टेक्निक दी थी। मुख्य बात, जीनत ने इसके प्रभाव को देख लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि आरव की केओस ट्रू एसेंस असाधारण थी। आरव सही था। पलक ने दोनों के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जो टेक्निक दी थी, वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे उन्नत थी। उसने पीछे जीनत की ओर देखा और महसूस किया कि उसके शरीर में अमर ऊर्जा पहले ही प्रकट हो गई थी। हालांकि अब तक जो मात्रा परिवर्तित हुई थी, वह बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी यह एक अच्छा आरंभ था। इस पर जीनत संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिलाए। 8 स्टार प्रतिभा वाकई योग्य थी। इसी गति से, शायद 10 दिन से कम में ट्रू एसेंस पूरी तरह रिफाइन होकर वास्तविक अमर बन सकती थी। फिर उसने पास खड़े आरव की ओर देखा और उसकी भौहें तुरंत तनी। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन वह अभी भी केवल एक कल्टिवेटर की आभा ही प्रदर्शित कर रहा था, इमॉर्टल एसेंस नहीं बना पा रहा था। पलक ने सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि स्पिरिट मिरर का परीक्षण सही था। ये बस एक बेकार व्यक्ति था, जो कभी कल्टिवेशन की राह पर नहीं जा सकता। भले ही उसे जीनत के सम्मान में सेक्ट में लाया गया, उसकी जिंदगी सामान्य होने वाली थी और वह कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। आरव इसके बारे में अनजान था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। आधे दिन बाद, पलक की फ्लाइंग स्वॉर्ड अचानक धीमी हो गई। आरव ने अनुमान लगाया कि वे अब अपने गंतव्य पर पहुंच चुके होंगे। उसने खड़े होकर चारों ओर देखा। सच में, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कई गुना अधिक घनी थी और सामने फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट प्रकट हो गया। आरव ने सेक्ट का सर्वेक्षण किया। वह पूरी तरह से अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी भव्यता देखकर वो स्तब्ध रह गया। तुलना करने पर, कल्टिवेशन जगत की 3 प्रमुख सेक्ट्स इसकी आभा के सामने कहीं कमतर थीं। पलक सेक्ट के द्वार पर पहुंची और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड रख दी। तीनों लिवांग स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर उतर गए। हालांकि आरव फिलहाल अमर स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित नहीं कर सकता था, लेकिन वह वास्तविक प्रथम स्तरीय इमॉर्टल अरे मास्टर था। वह स्पष्ट रूप से यहाँ की फॉर्मेशन के उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। हालांकि वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि इसका स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। ऊपर देखते हुए, सेक्ट के प्रवेश द्वार पर एक विशाल स्वॉर्ड कैरेक्टर स्वर्ल करती अमर ऊर्जा के बीच तैर रहा था। आरव ने उसे देखा। उसके मन में अनगिनत तलवारों की ऊर्जा प्रकट हुई। वे असीमित लग रही थीं और किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार थीं। अद्भुत! उसने चुपचाप मन ही मन सांस भरी, ये सोचते हुए कि यह शब्द किसने छोड़ा। एक शब्द में इतनी शक्तिशाली तलवार की इच्छा समेटी हुई थी।
पलक ने उसे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसने पूछा, तुम तलवार के चिन्ह से क्या समझ पाते हो? आरव ने सीधे कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि इसमें बहुत तेज स्वॉर्ड इंटेंट है। जीनत ने भी अपनी राय दी, सच में, मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा मास्टर पीछे छोड़ गया, इसमें इतनी गहरी तलवार की कला छुपी हुई है। पलक ने समझाया, ये कलाकृति इस स्कूल के संस्थापक ने छोड़ी थी। अगर किसी में पर्याप्त प्रतिभा नहीं होगी तो ये साधारण लगेगी। केवल वही जो तलवारबाजी में अत्यधिक प्रतिभाशाली हों वो स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस कर पाएंगे। इस समय पलक ने भावुक होकर आह भरी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जीनत तलवार की आभा महसूस कर सकती थी। आखिर वह 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट थी। अगर वह महसूस न करती तो अजीब होता। लेकिन आरव भी उस शक्तिशाली स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस कर रहा था, जिससे पलक को काफी पछतावा हुआ। आखिरकार ट्रू एसेंस जो इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित न हो सके वह किसी भी स्थिति में बेकार होती है, चाहे कोई तलवारबाज कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। चलो चलो, अब हमें पर्वतों की ओर जाना चाहिए। पलक ने दोनों को सेक्ट के अंदर ले जाना शुरू किया। एक ग्रैंड एल्डर के रूप में उसका पद सेक्ट लीडर के बाद दूसरा सबसे ऊंचा था। रास्ते में मिलने वाले सभी शिष्य उसे सम्मानपूर्वक देखते थे। हालांकि वे तलवारों पर नहीं उड़ रहे थे, फिर भी उनकी गति बेहद तेज थी। इसके बावजूद भी उन्हें यात्रा करने में आधा घंटा लग गया, जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के विशाल क्षेत्र को दर्शाता था। तीनों के सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ, नीचे से ऊंचा और ऊपर से धुंध में लिपटा हुआ, जिसकी पूरी आकृति देख पाना असंभव था। आरव अपनी जिज्ञासा को रोक न सका और चुपके से अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करके जांच करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से उसने देखा कि उसकी डिवाइन सेंस, जो मृत्युलोक में दूर दूर तक फैल सकती थी, यहाँ केवल कुछ दर्जन मीटर तक सीमित थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार अमरलोक में स्थान स्थिर होता है और आकाश और पृथ्वी के नियम मृत्युलोक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए डिवाइन सेंस को दबाया जाना सामान्य था। फिर भी उसने कुछ भी नहीं देख पाया। सामने का पर्वत पूरी तरह एक प्रतिबंध के तहत था और डिवाइन सेंस से उसकी जांच संभव नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों अब अमरलोक में फिर से मिल गए हो। निश्चित ही तुम्हारे पास कहने को कुछ है, इसलिए मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करो। पलक ने अपनी ओर एक छोटे से पवेलियन की ओर इशारा किया और कहा, मैं सेक्ट लीडर से मिलकर आती हूँ, बाद में तुम्हें ढूंढूंगी। एल्डर, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? जीनत ने कहा, मैं डॉक्टर आरव के साथ अभ्यास करना चाहती हूँ, कृपया हमें अलग न करें। इस पर बाद में बात करेंगे। पलक ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया और फिर उसकी आकृति चमकते हुए दोनों के सामने से गायब हो गई। जीवू, तुम्हारे मदद के लिए धन्यवाद। आरव ने अपने हृदय में गर्माहट महसूस की। उसे मूलतः लगा था कि वह गर्वीली और ठंडी महिला है, लेकिन उसने अपने सबसे कठिन समय में लगातार मदद की। उसे स्वाभाविक रूप से जीनत के शब्दों के पीछे की मंशा समझ में आ गई। अगर दोनों अलग हो जाते तो वह, जिसे शिष्य माना जाता था, शायद कोई संसाधन नहीं पाता, लेकिन अगर दोनों साथ होते तो सेक्ट से उन्हें विशेष प्राथमिकता मिलती। आखिरकार वह 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट थी, इसलिए उसे पूर्ण समर्थन और कल्टिवेशन सुनिश्चित था। कोई बात नहीं, फिलहाल हम अमर लोक में केवल 2 दोस्त हैं और तुमने पहले मुझे बहुत मदद की है। जीनत ने आरव की ओर देखा, उसकी दृष्टि अब कम ठंडी और अधिक गर्मजोशी वाली थी। आरव ने और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, लेकिन उसने यह अनुभव गहराई से याद कर लिया। जीवो, मुझे लगता है तुम कल्टिवेशन वर्ल्ड में जैसी थी उससे काफी अलग हो गई हो। तुम बहुत बदल गई हो। जीनत के उजले गालों पर हल्की लाली आई। सुप्रीम एल्डर का पद छोड़ने के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया है। असल में वह अभी भी ठंडी थी, लेकिन आरव के सामने उसने अलग व्यवहार किया। पीछे मुड़कर सोचें तो उसे याद नहीं कि उसका मन कब बदलना शुरू हुआ। संक्षेप में, यह आदमी धीरे धीरे उसके दिल में प्रवेश कर गया और उसने महसूस किया कि वह उसके प्रति गहराई से आकर्षित हो गई थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही यांशो और आग प्रकट हुए, उसने इस आदमी के लिए चिंता करना शुरू किया, फिर निरंतर अभ्यास किया और अंततः उसके लिए अमरलोक में प्रवेश किया। लेकिन ये सब वह कह नहीं सकती थी। केवल सुप्रीम एल्डर का पद ही उसका ढाल बन सकता था। शायद इस विषय को बढ़ाने से डरते हुए उसने फिर पूछा, डॉक्टर आरव, क्या तुमने उन 2 लोगों को देखा? स्काई सेक्ट की सुप्रीम एल्डर होने के नाते वह एक वर्ल्डली वाइज व्यक्ति भी थी।
वे जानते थे कि वे अमर लोक के सबसे निचले स्तर पर हैं, और अगर उन्होंने प्रतिबंध लगाए या टेलीपैथी का उपयोग किया तो उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। यहाँ कोई रहस्य नहीं था, इसलिए कुछ बातें नहीं कही जा सकती थीं। शब्द इमॉर्टल किंग का उल्लेख नहीं किया जा सकता था, और यहाँ तक कि वर्चुअल इमॉर्टल शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उसे विश्वास था कि सामने वाले उसकी मंशा समझ जाएंगे। मुझे अब इमॉर्टल हीलर मत कहो, बस मुझे आरव कहो। आरव ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि वह क्या कह रही थी। मैंने उन दो लोगों का सामना किया, और केवल इसलिए मैं अमर लोक में प्रवेश कर पाया क्योंकि मुझे दूसरे के साथ पूरी ताकत लगानी पड़ी, नहीं तो मैं थोड़ी देर और वहीं रहना पसंद करता। अच्छा है कि मामला सुलझ गया, जीनत ने कहा। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ हो सकता। भविष्य में वे फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेज सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो भी आने वाला है वो अंततः आएगा। अब जल्दी से अपनी कल्टिवेशन सुधारनी है। आरव ने भी यह सोच लिया। वह नहीं जानता था कि अमर लोक में इमॉर्टल किंग कितना शक्तिशाली है, और न ही यह कि वह किस सेलेस्टियल डोमेन में है। जो छुपा हुआ है वह निश्चित रूप से मुझे ढूंढ रहा होगा। वह आशा करता था कि इस बार समय जितना संभव हो विलंबित किया जा सके। अब उसकी आवश्यकता केवल अपनी कल्टिवेशन को जल्द से जल्द सुधारने की थी। जीनत ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक कृतज्ञ नजर डाली। चलो, इसका सामना हम साथ मिलकर करेंगे। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के कुल 10 विशाल पीक्स हैं, जिनमें केंद्रीय पीक को रेड पीक कहते हैं। ये सेक्ट लीडर और ग्रैंड एल्डर का निवास स्थान है। पलक मुख्य हॉल में लौटी, जहां हवा में एक हल्का पर्दा लटका हुआ था और उसके पीछे एक सुंदर आकृति पद्मासन में बैठी हुई थी। हालांकि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आकृति ये संकेत देती थी कि पर्दे के पीछे एक आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत महिला है। सीनियर सिस्टर, मैं वापस आ गई। उस महिला के सामने पलक ने भी अपनी पूर्व गंभीरता छोड़ दी और वह एक जीवंत, सक्रिय लड़की की तरह हो गई। तो इस यात्रा में कुछ उपयोगी मिला? महिला ने मुड़कर नहीं देखा। उसकी मधुर आवाज में एक हल्का आलस्य था। बिल्कुल, लाभ हुआ। पलक ने पर्दे में प्रवेश किया और महिला के पास बैठ गई। सीनियर सिस्टर, मुझे बताना है, यह मामला वास्तव में अजीब है। मैंने किसी को वापस लाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह वही पेयरलेस जीनियस है जो हर 10,000 साल में केवल एक बार प्रकट होती है। महिला शांत बैठी रही। सच में, ये कितना अजीब है, बताओ। ऐसा है, पलक ने पूरी कहानी बताई, शुरू से लेकर अंत तक, कीर्ति के प्रकट होने से लेकर जब उसने आरव और जीनत को वापस लाया। सीनियर सिस्टर, वह एक 9 स्टार प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी थी, लेकिन किसी ने उसे छीन लिया। उसने सोचा कि वह अभागा व्यक्ति कौन हो सकता है। काश उसकी सीनियर सिस्टर वहां होती, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसके हाथ काट देती। महिला ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने केवल पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि वह युवा आदमी आरव ने एक भी सितारा नहीं जलाया? पलक ने कहा, हाँ, इस बार यह वास्तव में अजीब है। यहाँ 9 स्टार जीनियस है जो हर 10,000 साल में केवल एक बार प्रकट होती है, और इसके साथ ही एक गुड फॉर नथिंग भी है जो हर 10,000 साल में केवल एक बार प्रकट होती है। सभी ये अजीब चीजें एक साथ आए हैं। क्या सच में ऐसा है? महिला ने धीरे से कहा, अगर मैं इमॉर्टल रेल्म से होती तो मुझे एक गुड फॉर नथिंग कहा जा सकता था। लेकिन वह कल्टिवेटर, जिसने केवल अपनी शक्ति से सबसे निचले स्तर से ऊपर उठकर अमरलोक में प्रवेश किया, कैसे इतना कमजोर हो सकता था? सीनियर सिस्टर, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बिल्कुल सच है। पलक ने कहा, मैंने उस व्यक्ति को स्पिरिट मिरर से 2 बार जांचा है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होगी। वापसी की राह में, उसने दोनों को ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलने की तकनीक सिखाई। जैसा कि अपेक्षित था, 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट होने के नाते जीनत ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया और इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित कर लिया। लेकिन आरव एक भी कदम पूरा नहीं कर पाया, वह पूरी तरह विफल था। ओह, महिला ने हल्का ओह कहा और इस बार और कुछ नहीं कहा। पलक ने जारी रखा, आमतौर पर 2 कल्टिवेटर्स के एक साथ उन्नति की संभावना बहुत कम होती है। यदि होती भी है, तो वे या तो स्ट्रेंजर होते हैं या एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। ये दोनों असाधारण रूप से निकट थे। उसने फिर जीनत की बात की विनती का जिक्र किया, और कोई रास्ता नहीं था। 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी के कारण मैंने अंततः दोनों को वापस लाया। महिला ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा।
प्रतिभा के लिए कुछ स्थान गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है। सीनियर सिस्टर, क्या जीनत की प्रतिभा वाकई असाधारण नहीं है? 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी, वह हमारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप उसे अपना व्यक्तिगत डिसाइपल क्यों नहीं बनाती? ये संभव नहीं है। महिला ने सिर हिलाया। सब कुछ नियमों के अनुसार होगा। मैंने पहले ही पूरे सेक्ट में घोषणा कर दी है कि हम 1 महीने में व्यक्तिगत डिसाइपल्स का चयन करेंगे, उसे तब भाग लेने दें। ओह, पलक थोड़ी हैरान हुई। उसे मूलतः लगा था कि उसकी सीनियर सिस्टर उसकी 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी के लिए अपवाद बनाएगी, लेकिन अब लगता था कि उसने अधिक सोच लिया था। सीनियर सिस्टर, जब मैं अभी यहाँ आई थी, जीनत ने एक और विनती की थी। वह आरव के साथ अभ्यास करना चाहती थी। उसका आशय स्पष्ट था, वह डर रही थी कि अन्य व्यक्ति बहुत असक्षम होगा और सेक्ट के कल्टिवेशन रिसोर्सेज प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या हमें यह विनती स्वीकार करनी चाहिए या अस्वीकार? महिला हंसी, उसकी आवाज बुलबुली जैसी मधुर थी। हमें ऐसी रोचक विनती को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। जब उसने सुना कि उसकी सीनियर सिस्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पलक ने चुपचाप राहत की सांस ली। अंदर से, वह अभी भी इस युवा जोड़े की मदद करना चाहती थी। तो उन्हें किस पीक में भेजा जाए? फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को 9 पीक्स और 4 हॉल्स में बांटा गया है। पहले से 9वें पीक तक, सभी डिसाइपल्स के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। महिला ने हाथ हल्का हिलाया। तुम्हें इस छोटी बात के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। इसे तुम स्वयं तय करो। ठीक है, मैं अब उनके लिए व्यवस्था कर देती हूँ। पलक ने ये कहते ही कमरे से बाहर निकल गई। महिला कुछ देर शांत रही, फिर से हंसी। मैंने हेवन के रहस्यों को जानने और सेक्ट के भविष्य की झलक पाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्या सच में 8 स्टार स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी वाला वही है जो सेक्ट को संकट से बाहर ले जाएगा? भले ही वह पहले से ही बहुत अच्छा है, फिर भी कुछ कमी लगती है। और वह छोटा लड़का, उसके पास एक भी स्टार की प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वो इमॉर्टल रेल्म में प्रवेश कर गया। यह वाकई अद्भुत है। पलक महिला के कमरे से बाहर निकली और सेक्ट की काउंसिल हॉल की ओर गई। जल्दी ही ल्यूग्वांग स्वॉर्ड सेक्ट के 9 पीक्स के सभी पीक मास्टर्स यहाँ एकत्रित हो गए। एल्डर, हमें यहाँ बुलाने के लिए आपके आदेश क्या हैं? बोलने वाला था ग्रेस, 5वें पीक का मास्टर। यह व्यक्ति मोटा और चालाक मुस्कान वाला था। एक अमर के मुकाबले वो अधिक चालाक व्यापारी जैसा लगता था। वास्तव में मुझे आप सभी से एक छोटी सी बात करनी है। पलक ने मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी असेंशन हॉल से एक नया डिसाइपल वापस लाया है। स्थिति कुछ विशेष है। कौन सा पीक मास्टर इसे लेने के लिए तैयार है? ग्रेस ने पहले बोलना शुरू किया। चूंकि यह ग्रैंड एल्डर द्वारा सौंपा गया मामला है, इसलिए मुझे 5th पीक इसे अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इसी समय, एक मध्य आयु का व्यक्ति, थोड़ा सुस्त दिखाई देने वाला, आगे आया। वह प्रीतम, 9th पीक का मास्टर था। एल्डर, मुझे जानना है कि यह डिसाइपल कितना प्रतिभाशाली है। पलक ने कहा, उसकी प्रतिभा थोड़ी कम है। फिर भी, ज्यादातर लोग इसे दिल पर नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ग्रैंड एल्डर द्वारा लाया गया डिसाइपल सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। प्रीतम ने फिर पूछा, कितनी प्रतिभा? नहीं। पलक को प्रीतम का स्वभाव पता था, वह पूरी कहानी जानना चाहता था। उसने कहा, जब ये डिसाइपल इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने के लिए असेंडेड हुआ, राजू ट्रेजर मिरर पर एक भी सितारा नहीं जल पाया। क्या ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक भी सितारा नहीं। ये कैसी प्रतिभा है? क्या इससे बेकार कोई और है? हे भगवान, क्या ग्रैंड एल्डर मजाक कर रही हैं? वहां मौजूद पीक मास्टर्स अब शांत नहीं थे। वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। पलक ने निश्चित रूप से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच है। देखो सभी, किसने उसे लिया? मैं। ग्रेस का चेहरा थोड़ा बदल गया। नया डिसाइपल लेने का कारण केवल ग्रैंड एल्डर की खुशामद करना था, लेकिन वह किसी भी हालत में ऐसा यूजलेस व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता था। अन्यथा, वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हंसी का पात्र बन जाता और पूरे ब्लोसम हेवन में उसका मजाक उड़ाया जाता। उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह निर्णय सेक्ट लीडर और मेरे द्वारा लिया गया है। पलक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिससे सभी चुप हो गए।
फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में भले ही सेक्ट लीडर आमतौर पर सेक्ट के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसकी शक्तिशाली कल्टिवेशन, पद और प्रतिष्ठा किसी को उसकी स्थिति हिलाने की इजाज़त नहीं देती और कोई भी उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता। ग्रेस ने एक अजीब सी हंसी दी। सेक्ट लीडर और एल्डर्स का निर्णय निश्चित रूप से सही है। मेरा मतलब है, ऐसा व्यक्ति सेक्ट में वापस लाया ही नहीं जाना चाहिए था। पलक ने उसकी ओर देखा। पीक मास्टर बाय, आप वाकई भूलक्कड़ हैं। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मैंने उसे वापस लाया? यह ग्रेस कुछ पल के लिए चुप रह गया, कोई उचित कारण नहीं खोज पाया। पलक ने उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। मुझे याद है कि पीक मास्टर बाई ने अभी कहा था कि चूंकि यह सेक्ट का निर्णय है, तो तुम्हारी ओर से इसे स्वीकार किया जाएगा, है ना? यह एल्डर, मैं वास्तव में असमर्थ हूं और इस प्रकार के डिसाइपल को पढ़ा नहीं सकता। शायद हमें अन्य डिसाइपल्स पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि यह बेहद शर्मनाक था, ग्रेस ने अभी भी दांत पीसकर मना कर दिया, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में ऐसे बेकार व्यक्ति को अपनी स्कूल में वापस नहीं ला सकता था। उसने शुरू किया, और बाकी पीक मास्टर्स ने उसके पीछे का फॉलो किया। या तो उनके पास पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, या वे फिलहाल अस्वस्थ थे और पढ़ा नहीं सकते थे। संक्षेप में, कोई भी उन्हें लेना नहीं चाहता था। पलक ने सभी की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया और फिर कहा, मुझे पता है कि यह मामला कुछ कठिन है, लेकिन सेक्ट निश्चित रूप से कुछ क्षतिपूर्ति करेगा। 9 में से सभी मौन रहे, स्पष्ट रूप से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए। चूंकि बैठक कुछ हद तक ऑकवर्ड थी, वनराज, थर्ड पीक का मास्टर, आगे बढ़ा। एल्डर, वास्तव में इस डिसाइपल की व्यवस्था करना बहुत सरल है। बस देखो कौन सा पीक में कम डिसाइपल्स हैं और उसे वहां भेज दो। उसने बोलना समाप्त किया, और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के पास हजारों डिसाइपल्स थे, और 9th पीक में सबसे कम सदस्य थे। हाँ, सही है, 9th पीक में बहुत कम डिसाइपल्स हैं, हमें और जोड़ने चाहिए। जूनियर ब्रदर जी की कल्टिवेशन गहरी है और उसकी शिक्षा उत्कृष्ट है। ये डिसाइपल हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तुरंत ही सभी ने अपनी राय व्यक्त की, और यह हॉट पोटैटो प्रीतम के ऊपर डाल दी गई। आरव स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था, और एक आदमी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे सामने खड़ा होना ही था। भले ही दोनों ने अपनी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित न किया हो, वह एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टिवेटर था और उसकी अपनी शक्ति जीनत से कहीं अधिक थी। एक और जरूरी बात यह है कि भले ही कोई कल्टिवेशन न कर सके, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं है। उसके शरीर में संग्रहित ट्रू एसेंस यदि पूरी तरह से मुक्त की जाए, तो वह सामने खड़े अलूसरी इमॉर्टल को भी मार सकता था। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो वह ऐसा था जैसे एक फ़ोन बिना चार्जिंग केबल के चार्जिंग जारी नहीं रख सकता, लेकिन प्रेजेंट में पूरी तरह चार्ज है। तुम सोचते हो कि मेरे सामने इतना घमंडी बन सकते हो? एक साधारण डिसाइपल हिम्मत करके ऐसा व्यवहार कर रहा है। परितोष क्रोधित हो गया। उसने पहले कभी इतने घमंडी डिसाइपल्स नहीं देखे थे, और वह भी एक साथ दो। क्रोध में वह कोई दया नहीं दिखा सका और तुरंत हमला करने लगा। आरव अपनी ट्रू एनर्जी संचालित कर रहा था ताकि विरोधी पर पूरी ताकत से प्रहार कर सके। तभी उसकी दृष्टि में दो आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें सबसे आगे पलक थी। अब जब ग्रैंड एल्डर लौट चुकी थी, उसे अपनी सीमित ट्रू एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने ट्रू एनर्जी संचलन बंद कर दिया। निचले लोक से आए कचरे जैसा। परितोष के होंठ पर ताना मजाक वाली मुस्कान आई। उसकी दृष्टि में सामने वाला पूरी तरह उसके ऑरा से डर गया था और उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था। जैसे ही वह किसी सबक सिखाने ही वाला था, उसने अचानक ठंडी नाक भौंकने जैसी आवाज सुनी। यह आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में जैसे तड़ाका पड़ गया हो, और उसने अभी जो इमॉर्टल एनर्जी इकट्ठा किया था, वह तुरंत विलीन हो गया। परितोष डर से पीला पड़ गया और पीछे मुड़कर देखा। एल्डर पलक और 9th पीक मास्टर प्रीतम उसके पीछे खड़े थे। एल्डर, ग्रैंड एल्डर, इस समय उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी, और वह साफ सुन सकता था कि उसके दांत ठनक रहे थे। सेक्ट की ग्रैंड एल्डर की स्थिति उसके मुकाबले पूरी तरह अलग थी। वे शायद ही कभी मिलते थे। वह कभी उम्मीद नहीं करता था कि आज उसकी मुठभेड़ उनसे होगी। पलक की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। यहाँ अपने फेलो डिसाइपल्स को तंग करने की हिम्मत किसने दी? मैं, परितोष लंबे समय तक हकलाया, लेकिन एक भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। असल में, चाहे इमॉर्टल रेल्म हो या कल्टिवेशन रेल्म, शक्ति ही सर्वोपरि है। बाहरी डिसाइपल्स का रजिस्टर्ड डिसाइपल्स को तंग करना सामान्य है, इसलिए ये बड़ी बात नहीं थी।
मुख्य मुद्दा ये था कि उसे ग्रैंड एल्डर ने पकड़ लिया। पलक ने ऐसे लो रैंकिंग डिसाइपल की ओर ध्यान नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहा, एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स कहाँ हैं? उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसकी शक्तिशाली कल्टिवेशन के समर्थन के साथ ये तुरंत कई मील तक फैल गई। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के नियम कड़े हैं और किसी निश्चित क्षेत्र में एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स अवश्य मौजूद होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लॉ एनफोर्समेंट हॉल की वेशभूषा में एक डिसाइपल दौड़ते हुए आया। लॉ एनफोर्समेंट हॉल का डिसाइपल चेतन ग्रैंड एल्डर को प्रणाम करता है। पलक ने कहा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना और फेलो डिसाइपल्स को तंग करना 50 वाइन विप्स की सजा का कारण बनेगा। यदि ऐसा फिर से हुआ तो उसे सेक्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के एनफोर्समेंट डिसाइपल ने परितोष को पकड़ लिया और उसे ले गया। ठीक है, अब से तुम नाइन्थ पीक के डिसाइपल्स हो। ये प्रीतम, नाइन्थ पीक का पीक मास्टर है। पलक ने ये कहकर अपनी आकृति चमकती हुई गायब कर दी। एक सेक्ट की ग्रैंड एल्डर के रूप में वह आमतौर पर नए डिसाइपल्स के शामिल होने जैसी छोटी चीजों में खुद को नहीं उलझाती, लेकिन इस बार यह पूरी तरह विशेष परिस्थितियों के कारण था। मेरे पीछे चलो। प्रीतम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा था। उसने हाथ हिलाया और विशाल मात्रा में इमॉर्टल एनर्जी दोनों पर बहाई, जिससे वे नाइन्थ पीक के शिखर पर प्रकट हुए। लैंडिंग के बाद उसने जीनत की ओर देखा। आज से तुम मेरी पर्सनल डिसाइपल हो और यहीं अभ्यास के लिए मेरे साथ रहोगी। फिर उसकी दृष्टि आरव पर पड़ी। डिसाइपल्स के पास जाओ और धीरे धीरे अपनी ट्रू एसेंस को परिवर्तित करो। जब तुम्हारी ट्रू एसेंस इमॉर्टल एसेंस में बदल जाएगी, तभी तुम मेरी डिसाइपल बनोगे। यदि 10 साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई, तो सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रिपोर्ट करना। जब दोनों को अलग होने के लिए कहा गया, जीनत प्रॉब्लम करने वाली थी, लेकिन आरव ने उसे खींच लिया। अगर तुम मेरी पर्सनल डिसाइपल बनोगी, तो तुम्हारा स्टेटस ऊंचा होगा और भविष्य में तुम्हारी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ेगी, जिससे तुम मेरी बेहतर मदद कर सकोगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आरव बहुत समझदार था और अपनी स्थिति अच्छी तरह जानता था। ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वह नॉमिनल डिसाइपल्स की कतार में प्रवेश कर सकता है। बिना जीनत के शायद वह उस थ्रेशहोल्ड को पार भी नहीं कर पाता। इस समय उसके लिए सबसे अच्छा काम था कि वह अकेले साइड में कल्टिवेशन करे। उसके पीछे रहने में कोई लाभ नहीं था और यह केवल जीनत को विलंबित करेगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें देखने आऊंगी। जीनत ने सिर हिलाया और आखिरकार सहमति दे दी। वह भी बहुत बुद्धिमान थी, जानती थी कि केवल मजबूत बनकर ही वह बेहतर मदद प्रदान कर सकती थी। प्रीतम का चेहरा वुडन रहा, लेकिन उसकी आंखों में स्वीकृति की झलक थी। उसने हाथ हिलाया और आरव के सामने 2 जेड स्लिप्स आए। पहले, सेक्ट के नियमों से परिचित हो जाओ और फिर धीरे धीरे अपनी कल्टिवेशन शुरू करो। धन्यवाद, पीक मास्टर। आरव ने हाथ बढ़ाकर दोनों जेड स्लिप्स को पकड़ लिया। स्याओ 2 जी डायना। प्रीतम ने हाथ हिलाया और एक नौकर की वेशभूषा में लड़का आया। उसे रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के समूह में ले जाओ ताकि वह अभ्यास कर सके। हाँ, डायना ने सहमति दी और फिर संकेत दिया कि वह आगे बढ़े। कृपया मेरे पीछे चलो, यंग मास्टर। उसने मार्गदर्शन किया, आरव को माउंटेन के नीचे ले जाकर। जैसे ही आरव चला, उसने नाइन्थ पीक को देखा। अमर लोक में सेलेस्टियल माउंटेन के रूप में यह अत्यंत भव्य था और निचले लोक के पर्वतों की तुलना में कहीं अधिक शानदार था। साथ ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत प्रचुर मात्रा में थी। यद्यपि अभी इसे अब्जॉर्ब और रिफाइन करना संभव नहीं था, लेकिन सिर्फ एक सांस लेना भी ताजगी का एहसास कराता था। रास्ते में उसने अनगिनत केव ड्वेलिंग्स देखे, जो शायद डिसाइपल्स के अभ्यास के स्थान थे। हालांकि कई प्रतिबंध थे, इसलिए न केवल वह अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बल्कि अगर करता भी तो शायद कुछ भी नहीं देख पाता। नाइन्थ पीक इतना विशाल था कि तेज गति के बावजूद उन्हें माउंटेन के तल तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। यंग मास्टर, ये तुम्हारा निवास स्थान है। डायना ने इशारा किया कि माउंटेन के तल पर छोटे कोर्टयार्ड्स की एक पंक्ति थी, जो तकनीकी रूप से नाइन्थ पीक से संबंधित नहीं थी। ये स्थान विशेष रूप से रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के लिए तैयार किया गया था। केवल वही जो पूरी तरह इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित हो चुके हैं, उन्हें वास्तविक डिसाइपल माना जाता है और वे माउंटेन पर अभ्यास करने के योग्य होते हैं। डायना ने उसे एक कोर्टयार्ड में ले जाया। ये बहुत साधारण था, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा था और अन्य कोर्टयार्ड से काफी दूरी पर था, शायद ताकि कल्टिवेशन के दौरान हस्तक्षेप न हो। वैसे भी,
माउंटेन के तल का क्षेत्र विशाल था और भूमि सबसे कम चिंता की बात थी। यंग मास्टर, पहले आराम करो। यदि कुछ चाहिए तो मुझे बुलाने में हिचकिचाओ मत। एक कल्टिवेशन सेक्ट में सर्वेंट होने के नाते वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और कब, और कभी भी अनावश्यक डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। स्थापित होने के बाद डायना ने मुड़कर बाहर चला गया। दरवाजे पर सर्वेंट्स के लिए एक छोटा कमरा तैयार था जहां वे आमतौर पर रहते थे। आरव मुड़ा और कमरे में गया, जो सरल और साफ सुथरा था, ठीक कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त। वह फूटन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और 2 जेड स्लिप्स को ध्यान से देखने के लिए बाहर निकाला। पलक ने प्रीतम की ओर देखा। पीक मास्टर जी, आपकी क्या राय है? प्रीतम ने एक्सप्रेशनलेस रहते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हों। अगर सेक्ट को इसे स्वीकार करने का पर्याप्त कारण है, तो मैं इसे क्यों न स्वीकार करूं? पीक मास्टर जी वाकई उदार हैं। पलक ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बाकी 8 पीक मास्टर्स की ओर देखा। क्या किसी को और कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा संभव परिणाम है। ग्रेस और प्रीतम, जो हमेशा से एक दूसरे से असहमत रहे थे, फिर से आगे आए। मुझे लगता है कि इस डिसाइपल को लेने के लिए 9th पीक सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वह पहले के कॉम्पिटिशन्स में हमेशा अंतिम रहा है। हालांकि इस डिसाइपल की एप्टीट्यूड थोड़ी कम है, यह उनके रैंकिंग को प्रभावित नहीं करेगा। ये कहकर उसने फिर से हंसी फोड़ी। उसका चेहरा ताना मजाक और शार्डनफ्रॉयडर से भरा था। प्रीतम का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो चुप रहा। भले ही बाकी ने कोई ताना नहीं दिया, उन्होंने सभी ने अपनी सहमति जाहिर की। पलक ने फिर कहा, चूंकि मामला यही है, तो इसे मान लिया जाए। अब आप अपनी बात पीछे नहीं हटाएंगे। अपनी बात पीछे हटाना असंभव, वनराज ने कहा। सभी सहमत हैं, और जब ग्रैंड एल्डर जिम्मेदार हैं, तो कोई अपनी बात पीछे कैसे हटाएगा? तो मामला तय है। आरव, नया एडमिटेड डिसाइपल, अब 9th पीक में शामिल होगा। पलक ने तुरंत घोषणा की, फिर प्रीतम की ओर देखा। वैसे, सेक्ट आपको किसी भी नुकसान से नहीं गुजरने देगा। क्या मैंने अभी कहा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ और कॉम्पेंसेशन दूंगा? और एक नया रिक्रूटेड डिसाइपल भी तुम्हारे 9th पीक में भेजा जाएगा। उन्होंने सोचा कि कॉम्पेंसेशन कुछ गंभीर होगा, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह केवल एक अतिरिक्त नया डिसाइपल है, तो बाकी फिर से हंस पड़े। कुछ लोग चुपचाप खुश हुए, शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ग्रैंड एल्डर को नाराज नहीं किया, अन्यथा उन्हें चुपचाप भुगतना पड़ता। ग्रेस ने मुस्कान के साथ कहा, इस डिसाइपल की क्या प्रतिभा है? क्या वह अभी भी एक भी सितारा नहीं जलाता? बिल्कुल नहीं, अन्यथा इसे कॉम्पनसेशन कैसे कहा जा सकता है? पलक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस डिसाइपल को भी मैंने वापस लाया है। उसके पास 8 स्टार प्रतिभा है और वह स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी में भी है। क्या 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी भी? जैसे ही पलक ने कहा, बाकी 8 पीक मास्टर्स वहीं जम गए। चाहे 8 स्टार प्रतिभा हो या स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी, इनमें से कोई भी गुण किसी भी पीक मास्टर को इसे पाने के लिए पूरी ताकत लगाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब ये दोनों और दूसरे गुण एक ही व्यक्ति में केंद्रित हैं, और उन्हें 9th पीक को सौंप दिया गया। एल्डर, यह न्यायपूर्ण नहीं है। वनराज सबसे पहले बोल पड़ा। इतना असाधारण और प्रतिभाशाली डिसाइपल सभी में निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करे, और सीधे 9th पीक में न दिया जाए। ग्रेस जल्दी से बोला, एल्डर, हमारा 5th पीक इस यूजलेस डिसाइपल को लेने के लिए तैयार है। कृपया हमें भी कॉम्पनसेशन दें। बाकी लोगों ने इस भावना की कंफर्म की, ये कहते हुए कि एक और यूजलेस व्यक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर केवल फेस सेविंग का मामला था। हालांकि, अगर कॉम्पनसेशन 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी है, तो स्थिति पूरी तरह अलग है। ऐसी पीयरलेस जीनियस किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। चुप रहो, तुम सभी। पलक की मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और पूरे क्षेत्र में एक विशाल दबाव फैल गया। तुमने अभी कहा था कि तुम सेक्ट की व्यवस्था को अस्वीकार कर दोगे और पछताओगे नहीं। अब यह विरोधाभास क्यों है? सभी 8 लोग चुप हो गए, पूरी तरह असमर्थ की अपनी शिकायत व्यक्त कर सकें। पलक ने ठंडी हंसी दी और प्रीतम की ओर देखा। पीक मास्टर जी, मेरे साथ चलो, लोगों को लेने। एक सेक्ट की ग्रैंड एल्डर के रूप में, उसके पास स्वाभाविक रूप से अपनी विशेष विधियां थीं। यदि हम तुरंत जीनत, इस दूसरे जीनियस की छवि सामने रखते, तो ये लोग तुरंत लड़ाई शुरू कर देते, जिससे उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता।
लेकिन अब आरव को पहले रखकर और जीनत को कॉम्पनसेशन के रूप में इस्तेमाल करके सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा और यह बड़ा समस्या एफर्टलेसली सुलझ जाएगा। भले ही प्रीतम डल व्यक्ति था, इस समय वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। यह 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी था। उसने निश्चित रूप से एक बड़ा बागेन हासिल किया। जैसे ही दोनों आकृतियां चली गईं, बाकी 8 पीक मास्टर्स बिटनेस से भरे हुए थे। अब उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि यह ग्रैंड एल्डर कितनी फॉर्मिडेबल थी। आरव और उसकी साथी पवेलियन में बातें कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, तभी दूर से एक युवक, लगभग 20 के दशक का लग रहा था, आया। लड़का नीले रोब में था, जिस पर फ्लोइंग लाइट लिखा था। स्पष्ट रूप से फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के आउटर डिसाइपल का निशान था। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स भी स्तरों में विभाजित हैं, जो हाल ही में कल्टिवेशन वर्ल्ड से असेंडेड हुए हैं और अपनी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित नहीं किया है। उन्हें नॉमिनल डिसाइपल्स कहा जाता है। जो ऑफिशियली वॉइड इमॉर्टल्स बनते हैं और कल्टिवेशन की राह पर निकलते हैं, उन्हें आउटर डिसाइपल्स कहा जाता है। जैसे जैसे उनका कल्टिवेशन स्तर बढ़ता है, उन्हें इनर डिसाइपल्स और कोर डिसाइपल्स में विभाजित किया जाता है। रैंक से परे एक और विशेष समूह होता है, प्रत्येक पीक के पीक मास्टर्स के पर्सनल डिसाइपल्स। एक डायरेक्ट डिसाइपल होने के नाते कल्टिवेशन स्तर चाहे कितना भी ऊंचा हो, उसका भविष्य असीमित होता है और संभावना बहुत अधिक होती है कि वह अगले पीक मास्टर का सक्सेसर बने, इसलिए उसकी स्थिति कोर डिसाइपल्स से ऊपर होती है। आमतौर पर प्रमुख पीक्स के पीक मास्टर्स पर्सनल डिसाइपल्स स्वीकार करने में बेहद सतर्क होते हैं, इसलिए उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये व्यक्ति मूल रूप से बस गुजर रहा था, लेकिन जीनत को देखकर उसकी आंखें चमक गईं और वह रुक गया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हायरार्की सख्त है और वह किसी अन्य डिसाइपल को देखकर कभी हिम्मत नहीं करता। लेकिन आरव और अन्य दोनों अलग थे। उनके शरीर में वह ट्रू एसेंस बह रही थी, जिसे अभी इमॉर्टल एसेंस में नहीं बदला गया था। वे स्पष्ट रूप से सेक्ट में नए प्रवेश करने वाले डिसाइपल्स थे। इस युवक का नाम परितोष था। एक आउटर डिसाइपल होने के नाते उसकी रैंक आमतौर पर बहुत कम थी, लेकिन वह नए एडमिटेड डिसाइपल्स के सामने पूरी आत्मविश्वास से भरा था। आखिरकार वह एक ट्रू इमॉर्टल था। इसीलिए वह रुक गया और चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ा। जूनियर सिस्टर, क्या तुम अभी सेक्ट में शामिल हुई हो? जीनत आरव से बात कर रही थी। उसके नाजुक चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया और वह अपनी पहले की ठंडी मुद्रा में लौट गया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? जूनियर सिस्टर, जिस तरह तुम अपने सीनियर ब्रदर से बात करती हो, वह सही नहीं है। केवल इसलिए मैं मैग्नानमस हूं कि मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूं। परितोष ने सीनियर डिसाइपल का अंदाज अपनाया। मैं परितोष, 5th पीक का आउटर डिसाइपल हूं। अब से मुझे सीनियर ब्रदर सन कह सकते हो, और यदि कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। दिलचस्पी नहीं। जीनत ने बात पूरी की और तुरंत अपना सिर घुमाया। देखते ही कि उसके प्रयास को अनदेखा किया गया, परितोष अत्यंत परेशान हो गया। ये लड़की बस आरव के साथ बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आया, उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया, स्पष्ट रूप से कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए। छोटी लड़की, क्या तुम्हें अपनी जगह का अंदाजा नहीं है? लोअर रेल्म में चाहे तुम्हारा स्टेटस कितना भी ऊंचा हो, जब तुम यहाँ पहुंचती हो तो तुम केवल एक नगण्य नॉमिनल डिसाइपल हो, हमारे फॉर्मल आउटर डिसाइपल्स की तुलना में कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति लगातार बकवास करता रहा, और जबकि उसने मूल रूप से ऐस दिखाने की कोशिश की थी, जीनत ने पूरी तरह पेशेंस खो दी। हटो, मैं। परितोष पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने कई ऐसे डिसाइपल्स देखे थे जो चापलूस और प्रशंसक थे, लेकिन जीनत पहली ऐसी थी जो इतनी एरोगेंट थी। छोटी लड़की, लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा ताकि तुम मैनर्स सीखो। जैसे ही वह बोला, वह आगे बढ़ा, प्रहार करने के लिए तैयार, लेकिन तभी एक आकृति चमकी और आरव ने उसकी राह रोक दी। मैंने कहा था कि दूर हो जाओ, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? बिल्कुल सही। कैसे निचले लोग के कचरे जैसा व्यक्ति मेरे भाई का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है? हम भाई इसे बदला लेंगे। एंथनी भी उतना ही खून खराबा करने वाला था। अमर लोक में जन्मे और पलेबरे इन इमॉर्टल्स की नज़र में निचले लोक से असेंडेड हुए डिसाइपल्स नीच और कमतर माने जाते थे। अगर सामने वाला एक्सेप्शनल टैलेंट वाला होता तो बात अलग होती, लेकिन समस्या ये थी कि वह पूरी तरह यूजलेस था। उसकी कोई प्रतिभा नहीं थी। भले ही सेक्ट ने उसे मार डाला, उन्हें कोई परवाह नहीं होती।
परितोष ने कहा, जैसे ही मेरी चोटें ठीक होंगी मैं खुद बदला लूंगा और उस बच्चे को सिखा दूंगा कि मुझसे टकराने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, एंथनी ने कहा, तुम अपनी चोट ठीक करने पर ध्यान दो, मैं जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हम हमला करेंगे। इस दौरान आरव इन सब बातों से अनजान अपनी कल्टिवेशन रूम में बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन बार बार विफल होता रहा। पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अभी भी शक्तिशाली केओस ट्रू एसेंस को प्रभावित नहीं कर सकी और न ही इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई अंश परिवर्तित हुआ। 3 दिन एक अमर के लिए तो क्षण भर है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी समय फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में एक बड़ा घटना घटी जिसने पूरे सेक्ट में सनसनी फैला दी। ये थी जीनत, 9th पीक के प्रथम की न्यूली एक्सेप्टेड डिसाइपल, जिसने सिर्फ 3 दिनों में अपनी ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में परिवर्तित कर लिया। इस गति ने न केवल समान स्तर के डिसाइपल्स को पीछे छोड़ दिया, बल्कि पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले सबसे उत्कृष्ट डिसाइपल विहान था। एक सेक्ट के रूप में इसके डिसाइपल्स आमतौर पर 2 भागों में होते हैं। एक भाग वे कल्टिवेटर्स होते हैं जो निचले लोक से असेंडेड हुए हैं, और दूसरा भाग सीधे इमॉर्टल रेल्म से आता है। इमॉर्टल रेल्म विशाल है, इसलिए सभी को अमर होना असंभव है। सामान्य लोग अभी भी बहुमत बनाते हैं, और केवल बहुत कम लोग ही प्रतिभा के साथ इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर सकते हैं। जब ये लोग कल्टिवेशन की राह पर निकलते हैं, तो वे सीधे इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं बिना ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलने की प्रक्रिया से गुजरे। फिर भी जीनत की उपलब्धि ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह गति केवल ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदलने का मामला नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति की कल्टिवेशन क्षमता का भी प्रदर्शन थी। पहले कुछ लोग 8 स्टार प्रतिभा और स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी की कोई खास परवाह नहीं करते थे, लेकिन ये गति उनकी समझ को पूरी तरह उलट देती है। जब कीनचू, फर्स्ट पीक का पीक मास्टर, ने ये खबर सुनी तो उसने सिर हिलाया और अफसोस जताया कि उसने डिसाइपल्स चुनने का एक उत्कृष्ट अवसर गंवा दिया। थर्ड पीक में वनराज ने पैर पटकते हुए अपने सीने को मारा, पछताते हुए। फिफ्थ पीक में ग्रेस तुरंत शापों की बौछार करने लगा। हे भगवान, ये यूजलेस कहाँ से आया? अगर उसने परेशानी नहीं पैदा की होती तो मैं किसी भी हालत में स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी को अपने अधीन कर लेता। आरव को लगातार क्रॉसफायर में फंसा दिया गया और कई पीक मास्टर्स ने अपने रिजेंटमेंट का इजहार उस पर किया। हालांकि प्रीतम डल और टैसिटर्न था, फिर भी वो इस समय खुशी से मुस्कुरा रहा था। 9th पीक हमेशा सेक्ट्स में सबसे कमजोर रहा था और हर प्रतियोगिता में अन्य 8 पीक्स द्वारा ओवरशैडोड होता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी और 8 स्टार प्रतिभा के साथ प्रोमिनेंस हासिल करना केवल समय की बात है। ग्रैंड एल्डर पालक भी खबर सुनकर मुस्कुराई। ये पूरे सेक्ट के लिए बेहद अच्छी खबर थी। जब एंथनी ने ये खबर सुनी तो वह हैरान रह गया। अब उसे पूरी तरह भरोसा हो गया कि यह महिला उसके भाई के लिए कोई हल्के में लेने वाली नहीं थी। जब उसने जाना कि यूजलेस कहे जाने वाला व्यक्ति केवल जीनत के कारण फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो सका, तो उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। 3 दिनों में परितोष लगभग पूरी तरह अपनी चोटों से ठीक हो गया था। उसने पहले कहा था कि आज रात वह आरव से बदला लेगा। उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि निचले लोक से असेंडेड कोई कल्टिवेटर, विशेषकर यूजलेस, उसके छोटे भाई के लिए आसानी से निपटाया जा सकता है। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। उनके पीछे एक ऐसा जीनियस खड़ा था जिसने पूरे सेक्ट को चौंका दिया, इसलिए अब वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वे आसानी से प्रोवोक कर सकते थे। ये सोचकर वह जल्दी से जल्दी परितोष के निवास की ओर भागा, आशा करते हुए कि समय रहते उसे रोक सके। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था और घर के आगे या पीछे कोई भी नहीं था। ओह नहीं, क्या वो वास्तव में जा रहा है? एंथनी को बुरा अनुमान हुआ और वह तुरंत उन दिशा की ओर भागा जहां रजिस्टर्ड डिसाइपल्स थे। वह आरव या परितोष की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि जीनत के परिणामों को लेकर चिंतित था। अंततः वह अब पूरे सेक्ट का ट्रेजर है। यदि कोई संघर्ष होता है तो स्पष्ट है कि सेक्ट के पुराने मॉन्स्टर्स किसके पक्ष में होंगे। उस समय उसके छोटे भाई की जिंदगी तक बचाना मुश्किल हो सकता था। ये सोचकर वह तेजी से दौड़ता गया 9th पीक की ओर। एंथनी का अनुमान सही निकला। जैसे ही परितोष की चोटें ठीक हुई, वह बदला लेने आया। उसने अपने एल्डर ब्रदर को नहीं बुलाया, ये सोचकर कि निचले लोक से असेंडेड कोई यूजलेस कल्टिवेटर संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है।
वह खुद इसे आसानी से निपटा सकता है। नाइन्थ पीक के तल पर पहुंचकर वह शुरू में चिंतित था कि लोग उसे देख लेंगे, लेकिन उसने पाया कि आरव के निवास के आसपास कोई भी नहीं था। ये पता चला कि जैसे ही उसकी रेप्यूटेशन एक यूजलेस गुड फॉर नथिंग के रूप में फैल गई, आसपास के डिसाइपल्स भी दूरी बनाए रखते थे, डरते हुए कि उनकी बैड लक से प्रभावित हो सकते हैं। कई मील की दूरी में केवल सर्वेंट्स के क्वार्टर्स का शाउडोजी गहरी नींद में सो रहा था। लगता है तुम सच में मरने के लायक हो, परितोष ने ताना मारा, फिर अपनी उंगली हिला दी और डायना के सोते हुए एक्यू पॉइंट पर हवा भेज दी ताकि वह कुछ समय तक जाग न सके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह कोर्टयार्ड में कूद पड़ा, शाप देते हुए, तुम आरव नाम के कचरे, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। कमरे के अंदर आरव ने 3 दिन और अनगिनत प्रयास किए, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। ट्रू एसेंस वही रही, और न ही उसका कोई अंश इमॉर्टल एसेंस में बदला गया। क्या मेरी किस्मत में कभी इमॉर्टैलिटी की कल्टिवेशन करना ही नहीं है? जैसे ही वह बेहद फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था, बाहर से परितोष की आवाज आई। हाय राम, ये सच में परसिस्टेंट है। आरव ने तुरंत आवाज पहचान ली और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तुम स्वस्थ लग रहे हो। क्या 50 इमॉर्टल वाइन स्टैफ्स इतनी जल्दी ठीक हो गए? तुम कचरे, तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे ऐसे बात करने का? पिछले 3 दिनों में उठे दर्द को याद करते हुए परितोष ने दांत पीसते हुए जोर से कहा, अगर तुम नहीं होते तो ग्रैंड एल्डर मुझे इतनी सजा कैसे देती? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? आरव ने उसे ताना मारते हुए देखा, तुम अब तक नहीं समझे। अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद तुम्हें ग्रैंड एल्डर द्वारा मार दिया जाता। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तुम्हें घुटनों पर करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। उसने उस दिन की स्थिति को भी अच्छी तरह समझ लिया था। अगर पलक एक कदम पहले आ जाती तो यह आदमी निश्चित रूप से सिर्फ 50 इमॉर्टल वाइन स्टैफ से कहीं अधिक भुगतता। आरव सच बोल रहा था, लेकिन इसने परितोष के दिल में असीम रिजेंटमेंट भड़का दिया। तुम्हें मुझे घुटनों पर करने का क्या अधिकार है? तुम्हें मेरा उद्धारकर्ता बनने का क्या अधिकार है? तुम सिर्फ एक कचरा हो जिसके पास एक स्टार की भी कोई प्रतिभा नहीं है। परितोष का चेहरा क्रूर ग्रिमस में मुड़ गया। मर जाओ, मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी मौत तक भेज दूंगा। ये कहकर उसने और भी असभ्य हो गया और आरव के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। उसने निर्दयता और बर्बरता से हमला किया, स्पष्ट रूप से यह इरादा रखते हुए कि एक ही बार में विरोधी को मार डाले। परितोष के हाथ के प्रहार का सामना करते हुए आरव की आंखों में गहरा डर झलकने लगा और वह घबराहट में पीछे हट गया। ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट है। क्या तुम्हें सेक्ट की सजा से डर नहीं लगता? यहाँ कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें मार दूंगा और इस जगह को जला दूंगा, कोई भी नहीं जानेगा। तुम कचरा हो, कोई सेक्ट तुम्हारी तरफ ध्यान क्यों देगा? जैसे ही परितोष ये कहता, वह धीरे हुआ। उसे सामने वाले की घबराहट का आनंद लेने में मजा आ रहा था, और यह और भी परफेक्ट होता अगर वह घुटनों पर होकर मर्सी मांगता। लेकिन सबकी आश्चर्य की बात, जैसा कि उम्मीद थी वैसा दृश्य नहीं आया, बल्कि आरव के चेहरे पर ताना मजाक भरी मुस्कान थी। क्या ये सच में है? तो मुझे राहत मिली। आरव कोई सेंट नहीं था। सामने वाले के मर्डरस ऑरा को महसूस करके उसने तुरंत सोचा कि इस आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और भविष्य की किसी भी परेशानी को समाप्त किया जाए। हालांकि उसकी कल्टिवेशन लेवल अब बहुत कम थी और उसके डिवाइन सेंस की रेंज बेहद सीमित थी, इसलिए उसे आसपास की स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। अगर सेक्ट को पता चलता तो यह शायद बहुत ट्रबल पैदा कर देता, क्योंकि सामने वाला फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का ट्रू डिसाइपल था। अब जब सामने वाले ने अपना निर्णय दिखा दिया तो उसने और कोई पोलाइटनेस नहीं दिखाई। उसकी आंखों में घबराहट तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक मजबूत किलिंग इंटेंट ने ले ली। तो ऐसा है तो तुम्हें मर जाना ही चाहिए। अपने ट्रू एनर्जी को रिप्लेनिश न कर पाने और केवल एक मौका होने के कारण उसने शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति अनलीश कर दी। उसके हाथ में एक फ्लैश ऑफ लाइट उभरा और युग की लो ग्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड उसकी हथेली में आई, तेज स्वॉर्ड बीम के साथ कट करने के लिए। यह क्या? इस अर्थ शैटरिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक का सामना करके परितोष डर के मारे कांप उठा। क्या विरोधी एक यूजलेस था जिसके पास कोई स्टार नहीं था? क्या वह कल्टिवेटर नहीं था जो अभी इमॉर्टैलिटी में असेंडेड हुआ था? वह इतनी फॉर्मिडेबल शक्ति कैसे रख सकता है? ये कैसे संभव है? तब उसे एहसास हुआ कि सामने वाले की पिछली घबराहट केवल एक्ट थी, यह उनकी वास्तविक शक्ति थी।
इस स्वॉर्ड स्ट्राइक का सामना करते हुए उसके पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था और वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि परितोष अपने ओपोनेंट द्वारा दिखाई गई शक्ति से शॉक था, उसे ये भी पता था कि आरव इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और उसके पास केवल यह एक मूव था। जैसे ही वह इसे डॉज कर लेता, उसका ओपोनेंट मर जाएगा। इसीलिए उसने पूरी कोशिश की डॉज करने की, लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि पीछे दो और फिगर्स प्रकट हुए। सब कुछ आरव की कैलकुलेशन में था। उसने पहले ही एंटिसिपेट किया था कि उसका ओपोनेंट डेस्परेटली डॉज करेगा, और जैसे ही उसकी ट्रू एनर्जी समाप्त होती, उसके दो डाउ बॉडीज ने अपना मूव किया। दाएं तरफ का डाउस्ट उसके चेस्ट के पीछे हाथ से प्रहार करता है, और शार्प फोर्स तुरंत उसके इंटरनल ऑर्गन्स को तोड़ देता है। साथ ही बाएं तरफ का डाउस्ट एक पंच फेंकता है, जिसे परितोष के सिर में जोर से मारता है, जिससे उसका दिमाग फैलता है और सड़ता हुआ तरबूज जैसा फट जाता है। जैसे ही प्राइमोर्डियल स्पिरिट का एक हिस्सा बाहर उड़ता है, वो तुरंत डेमन रिफाइनिंग बॉटल में कलेक्ट हो जाता है। परितोष ने कभी यह नहीं समझा कि क्या हुआ, और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, और वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। अगर वो शुरू से ही पूरी शक्ति लगाता, तो भी आरव उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन शायद एक ही वार में मार नहीं सकता था। लेकिन यह आदमी बहुत एरोगेंट और केयरलेस था, सोचते हुए कि उसका ओपोनेंट बस यूजलेस है, और यह कभी नहीं सोचा कि उसे मारा जा सकता है। आरव ने बिना किसी हिचक के स्ट्राइक किया, फिर स्टोरेज रिंग को पकड़ा और ड्रैगन किंग्स पैलेस में फेंक दिया। इसके बाद आई ऑफ फायर ने बाहर निकला, सामने की लाश और खून को राख में बदल दिया। दूसरी तरफ के दो डाउ बॉडीज भी आइडल नहीं थे। उन्होंने तेजी से लड़ाई के सभी निशान मिटा दिए, जिनमें शेष और भी शामिल था, जिसे उन्होंने फ्लेम से रिफाइन किया। अगर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पहले एक काउंटर अटैक और किल हुआ था। ये सब खत्म करने के बाद आरव ने अपने डाउ बॉडी को समेटा और लंबी राहत की सांस ली। इस समय उसकी अधिकतर ट्रू एसेंस कंज्यूम्ड हो चुकी थी, केवल 10% से कम बची थी। इस स्थिति में वह अब कोई भी डिसेंट अटैक नहीं कर सकता था। अगर वह कल्टिवेशन जारी नहीं रखता, तो वह निश्चित रूप से क्रिपल बन जाता। ठीक है, उसने धीरे से सांस ली, और जैसे ही वह वापस कमरे में जाकर समाधान सोचने वाला था, एक आकृति अचानक चमकी और एंथनी कोर्टयार्ड के गेट के सामने प्रकट हुआ। वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे आरव के सामने पहुंच गया। फिर उसकी पावरफुल डिवाइन सेंस तेजी से फैल गई और उसने परितोष की वेयरअबाउट्स खोजने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह थी कि वे अपने छोटे भाई का कोई निशान नहीं पा सके, न ही उसका कोई अंश। ये कैसे हो सकता है? यहाँ कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने पूरे रास्ते खोजा और कंफर्म की कि परितोष इसी दिशा में आ रहा था। अचानक यहाँ कैसे कोई नहीं हो सकता? एंथनी ने आरव पर घूरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर ब्रदर, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। यह मेरा निवास स्थान है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो और कहाँ होता? हालांकि उसने कभी उससे नहीं मिला था, वह उसके अपीयरेंस से अनुमान लगा सकता था कि वह निश्चित रूप से पहले के परितोष से संबंधित है। चूंकि उसने ये कर लिया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आरव ने कामली कहा, मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं परितोष का एल्डर ब्रदर हूँ। अब एंथनी कहाँ है? परितोष, तुम्हारा मतलब उस आदमी से है जिसे एनफोर्समेंट हॉल ने ले लिया था? मुझे कैसे पता? आरव ने एंथनी की तरफ ताना भरी नजर डाली। तुम यहाँ आकर मुझसे अपने भाई के बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? बकवास बंद करो, बच्चा। मेरा भाई अभी तुम्हें ढूंढने आया है। क्या तुमने उसे नहीं देखा? आरव ने अपने होंठ सिकोड़े। तुम सही हो, मैं पूरे समय यहाँ था और किसी को आते नहीं देखा। बच्चा, तुम झूठ बोल रहे हो। एंथनी को एक गट फीलिंग हुआ कि उसके भाई की डिसअपीयरेंस जरूर सामने वाले व्यक्ति से जुड़ी होगी। जल्दी बताओ, मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम गलत नहीं हो? आरव ने ताना मारा, तुम सभी सेक्ट के डिसाइपल्स हो और तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल्स मेरी तुलना में बहुत ज्यादा हैं। अब तुम मुझसे, जो अभी अभी इमॉर्टैलिटी में असेंडेड हुआ है, किसी का डिमांड कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा? यह क्या? एंथनी भी यह नहीं मानता था कि आरव केपेबल था परितोष को मारने में। आखिरकार एक परपेचुअल गुड फॉर नथिंग और दूसरा आउटर डिसाइपल था, उनकी शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन उसने अनीज महसूस किया, यह मानते हुए कि उसके भाई की डिसअपीयरेंस निश्चित रूप से इस व्यक्ति से जुड़ी होनी चाहिए।
बच्चा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मेरी असभ्यता पर मत चिल्लाना। एंथनी ने अचानक अपना ऑरा अनलीश किया, आशा करते हुए कि वह सामने वाले को इंटिमिडेट कर सके और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन पा सके। आरव ने अभी अभी अपनी अक्सर ट्रू एसेंस समाप्त की थी, इसलिए वह मिड स्टेज वॉइड इमॉर्टल के ऑरा को विथस्टैंड नहीं कर सका। वह सीधे पीछे की ओर ब्लास्ट हुआ और दर्जनों मीटर्स दूर जमीन पर जोर से गिरा। वाकई वह यूजलेस है। एंथनी की आंखों में एक हिंट ऑफ डिस्डेन चमका। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल वही था जैसा लेजेंड में कहा गया था, एक कंप्लीट गुड फॉर नथिंग। तभी पीछे से एक गुस्से वाली आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? एंथनी ने मुड़कर देखा और एक सुंदर महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और उसकी सुंदर आंखों में गुस्सा भरा था। जीनत। जैसे ही उसने दूसरे व्यक्ति को देखा, उसकी इम्पोजिंग औरत तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह फियर से भरा चेहरा ले लिया। जो व्यक्ति आया वह जीनत थी, जो अभी अभी सक्लूजन से बाहर निकली थी। अपनी इमॉर्टल एसेंस को सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म करने के बाद वह जल्दी से आई थी ताकि आरव को अच्छी खबर बता सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने ये दृश्य होगा। इससे वह बेहद गुस्से में आ गई और उसने फिर से गहरी एक्सप्रेशन के साथ एंथनी की ओर देखा। तुम कौन हो? तुम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं। एंथनी लगातार घबराता गया, हकलाने लगा और एक भी पूरा वाक्य नहीं बोल सका। हालांकि जीनत की कल्टिवेशन लेवल अभी अभी वॉइड इमॉर्टल रेल्म तक पहुंची थी, वो अभी भी एंथनी से एक स्तर नीचे थी, लेकिन वह 9th पीक मास्टर की पर्सनल डिसाइपल थी और प्रेजेंट में पूरे सेक्ट में सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस मानी जाती थी। उसे प्रोवोक करना तो कोई भी सोच भी नहीं सकता था। वह मूल रूप से अपने छोटे भाई एनचेन को रोकने आया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और इस स्थिति में पहुंचेंगी। इस समय आरव उठ खड़ा हुआ और खुद को डस्ट ऑफ किया। जीवू, यह आदमी यहाँ आकर मुझसे अपने भाई के बारे में पूछ रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका छोटा भाई कहाँ गया, लेकिन वह जोर देकर मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा, और वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, नहीं। जीनत का क्रोध और बढ़ता हुआ महसूस करते हुए एंथनी जल्दी से बोला, फेरी फंग, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। हम सभी एक ही सेक्ट से हैं, मैं अपने लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या अभी हुआ? जीनत का एक्सप्रेशन आइसी था। तुम सीधे मेरी 9th पीक तक आए और यहाँ लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। सेक्ट में ये कौन सी लॉजिक है? मैं। एंथनी बिटनेस से भरा हुआ था। जो कुछ भी हुआ वह हो गया और अब वह किसी भी तरह समझा नहीं सकता था। आरव मुस्कुराया और बोला, जीवू, कृपया ऐसा मत कहो। अगर उन्होंने हमें दोनों मार दिया होता तो क्या होता? आखिरकार वह आउटर सेक्ट का सीनियर डिसाइपल था और उसकी शक्ति हमारी तुलना में ज्यादा थी। जैसे ही वो बोल चुका, एंथनी डर के मारे कांप उठा। क्या मजाक है? जीनत अब पूरे सेक्ट की ट्रेजर थी। अगर उसने उस पर उंगली भी उठाई होती तो वह 800 बार मर जाता। भले ही वो कुछ एक्शन न ले, वो इतनी बड़ी एक्यूजेशन सह नहीं सकता। इस समय उसने युवा आदमी की प्रॉवस फर्स्ट हैंड देखी। भले ही उसकी कल्टिवेशन वर्थलेस थी, लेकिन लोगों को लेबल करने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से फर्स्ट रेट थी। नहीं, नहीं, सच में नहीं। एंथनी ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर आरव, वास्तव में अभी की बात सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कैसे रहे अगर मैं इसे सही कर दूं, ठीक है? आरव ने सिर हिलाया। कॉम्पनसेशन? ठीक है। आखिरकार हम सभी एक ही सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। चीजें बहुत ऑकवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। एंथनी ने आखिरकार लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि लोअर रेल्म के कल्टिवेटर्स ज्यादा नॉलेजेबल नहीं थे। कुछ इमॉर्टल स्पिरिट स्टोन्स देकर यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता था। बोले भी उससे पहले आरव ने कहा, तुम्हारी रिंग अच्छी लग रही है, इसे कॉम्पनसेशन के रूप में इस्तेमाल करो। मैं। सामने वाले की शर्तें सुनते ही एंथनी लगभग खून उगलने वाला था। क्या मतलब है कि यह रिंग अच्छी है? ये स्टोरेज रिंग है, मेरी सारी संपत्ति इसमें है। इसे देने पर तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे कपड़े बचेंगे। ये बहुत ही क्रूर है। क्या, सीनियर ब्रदर सन, तुम तैयार नहीं हो? तुमने अभी मुझे गंभीर अंदरूनी चोट दी है। आरव ने कहते हुए अपना हाथ छाती पर रखा, उसका चेहरा अनबेरेबल पेन से भरा हुआ था। जीवू, अगर मैं मर गया तो पीक मास्टर से बदला लेने के लिए कहना। खासकर तुम, तेज भागना और सुनिश्चित करना कि तुम इस सीनियर ब्रदर से चोट न खाओ। ठीक है। एंथनी स्पीचलेस हो गया।
उसने पहले कई स्काउंड्रल्स देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी को इतना स्काउंड्रल नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपनी शक्ति अनलीश की और एक उंगली भी नहीं हिलाई, फिर भी इतनी गंभीर चोट कैसे? ये सब सेकेंडरी इश्यूज हैं। सामने वाले का कोई कहना नहीं है, और सेक्ट भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। मुख्य बात यह है कि जीनत वही है। अगर तुम वास्तव में खुद को एक सेक्ट के जीनियस डिसाइपल को मारने का दोषी मानो, तो लाखों बार भी दोषी मानो, फिर भी तुम्हारा नुकसान तय है। ये सोचकर उसने केवल अपनी दांत पीसकर अपना भाग्य स्वीकार किया और स्टोरेज रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। चूंकि जूनियर आरव को ये पसंद है, तो तुम इसे ले सकते हो। जैसे ही वो बोला, आदमी ने रिंग सौंप दी। अपने चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखी, लेकिन उसके दिल में टूटन थी। यह उसकी सारी संपत्ति थी, और वह पूरी तरह से एक्सटॉर्टेड हो गया। आरव ने खुशी खुशी रिंग अपने हाथ में ली और अपनी डिवाइन सेंस से स्कैन किया। उसे आश्चर्य हुआ कि सामने वाला वाकई बहुत अमीर था। लगभग 1000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स इसके अंदर थे। ये रिंग वाकई काफी अच्छी है। अलविदा, सीनियर ब्रदर सन। एंथनी ने जीनत की तरफ सिर हिलाया और फिर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद आरव ने देखा और कहा, जीवू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इमॉर्टल एसेंस कन्वर्शन इतनी जल्दी पूरी कर लोगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी अभी तुमसे डर गया। पलक ने पहले कहा था कि उसे लगा जीनत का कन्वर्शन कम से कम 7 दिन लगेगा, लेकिन अब ये केवल 3 दिनों में पूरी हो गई, जिससे पता चलता है कि उसकी प्रतिभा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एंथनी के अभी के प्रदर्शन को याद करते हुए उसने तुरंत समस्या का क्रक्स समझ लिया। जीनत ने सिर हिलाया, उसकी मीठी मुस्कान खिली, एक एक्सप्रेशन जिसे केवल आरव ने देखा था। चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। आरव ने उसे कमरे में ले गया और फिर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन कुछ करना बेहतर था। जीवू, तुम्हारी स्पीड वाकई तेज है, तुम्हारा भविष्य महान है। वो वास्तव में जीनत के लिए खुश था, बिना किसी अन्य कारण के। ये केवल दिल से दी गई बधाई थी। आरव, तुम्हारी प्रतिभा मेरी से बेहतर है, और तुम्हारे भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी से आगे होंगी। जीनत के शब्द उसके दिल से निकले। उसके दिल में आरव बस वो व्यक्ति था। फिर उसने जोड़ा, तुम्हारी तरफ क्या हाल है, कोई प्रगति? आरव का एक्सप्रेशन डार्कन्ड हुआ, और उसने हल्का सिर हिलाया। हम अभी तक कोई समाधान नहीं पाए। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। जीनत ने फिर पूछा, अभी क्या हुआ? क्या वह आदमी फिर से तुम्हारे साथ परेशानी करने आया? आरव ने लगभग अनदेखा करके सिर हिलाया। ऐसी परिस्थिति में उसने ज्यादा नहीं कहना चाहा, लेकिन जीनत पहले ही समझ चुकी थी। ये मक्खियां सच में परेशान करने वाली हैं। जीनत ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं, आरव की स्थिति को लेकर चिंतित। हमारे पीछे जो बड़ी समस्या छिपी थी, वो अभी तक हल नहीं हुई है, और अब हमने सन भाइयों को प्रोवोक कर दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी कल्टिवेशन अभी तक बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है। अब जब उसकी ट्रू एनर्जी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, तो वह खुद की रक्षा करने की क्षमता भी नहीं रखता। उसकी चिंता देखकर आरव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, हमेशा कोई रास्ता निकलता है। हम जल्द या देर से इसका समाधान ढूंढ लेंगे। जीनत ने हल्के से अपने लाल होंठों को काटा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। उसने सिर उठाया, उसकी सुंदर आंखों में टेंडरनेस भरी हुई थी। आरव, क्या तुम्हें पता है कि मेरी इस साल कितनी उम्र है? अच्छा, ये सवाल काफी सरप्राइजिंग था और आरव थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब हम इमॉर्टल रेल्म में पहुंच गए हैं, मॉर्टल वर्ल्ड में उम्र अब कोई मुद्दा नहीं रही। सच में, ये सही था। मॉर्टल वर्ल्ड में जो कल्टिवेटर्स इमॉर्टैलिटी के लिए असेंडेड होते हैं, वे आमतौर पर कई 100 साल के होते हैं। सेलेस्टियल रेल्म के इमॉर्टल्स कम से कम कई हजार साल के होते हैं, और कुछ 10,000 साल से भी अधिक पुराने। इसलिए यह बेसिक एज कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में परवाह नहीं कि एक ओल्डर वुमन, जो तुमसे बड़ी है, तुम्हारे सामने है? जैसे ही उसने कहा, जीनत की आंखों में एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और एंटिसिपेशन झलक रही थी। आरव ने सामने के फ्लॉलेस हैंडसम फेस को देखा और कहा, हालांकि तुम मुझसे थोड़ी बड़ी हो, फिर भी तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती। जैसे ही वह आगे देखने लगी, जीनत का चेहरा फूल की तरह खिल उठा, जॉय और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, उसके गाल लाल हो गए, और उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी, मैं अपनी डार्क एनर्जी का उपयोग करके तुम्हारी प्रेजेंट लिमिटेशंस तोड़ने में मदद कर सकती हूँ। आप टेंशन ना लो, आपका भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक
कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी, वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहीं पर होती रहेगी, प्रीमियम वॉइस रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूँगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूँगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें।